नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम बाबा साहब के नाम से जानते हैं, संविधान का जनक कहते हैं, संविधान के मनु कहते हैं, संविधान के जननी कहते हैं, निर्माता कहते हैं, शिल्पकार कहते हैं। केवी राव ऐसा व्यक्ति है जिसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी को संविधान का जनक और जननी दोनों कहा था। तो हम देखते हैं कि किन परिस्थितियों में वो चुनाव जीत कर संविधान सभा में आए। पहले कांग्रेस जो सरकार थी, उस समय की जो कांग्रेस पार्टी थी, वो नहीं चाहती थी कि संविधान सभा के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए। वो ये कतई नहीं चाहते थे। बड़े बड़े जो लीडर थे वो नहीं चाहते थे कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए ही नहीं, इसलिए उनको हराने का काम किया था। लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये जीत कर जाते हैं संविधान सभा के अंदर, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मुख्य उद्देश्य यही था कि यदि मैं संविधान सभा के अंदर नहीं जाऊंगा तो दलित वर्ग के जो पिछड़े हुए हैं, जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, केवल भीमराव अंबेडकर का यही नहीं था कि दलित वर्ग का ही उत्थान करना था, दलित वर्गों को आरक्षण दिलाना था, उनका यही काम नहीं था। उनका मकसद ये था कि जो सामाजिक रूप से, जो राजनीतिक रूप से, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनका उत्थान हो और उनके लिए संविधान के अंदर कहीं ना कहीं आरक्षण की व्यवस्था की जाए। उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये लोग हमेशा पिछड़े के पिछड़े ही रह जाएंगे। तो उनको भी एक जुनून था कि मैं संविधान सभा के अंदर जाऊंगा। ठीक है, अब देखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1945 के अंदर। 1945 के अंदर जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने घोषणा की कि हम 3 जून 1947 के दिन भारत को आज़ाद कर देंगे। भारत में उस समय की जो राजनीतिक गतिविधियां थी, भारत को सत्ता सौंपने के हिसाब से उन्होंने एक मिशन भारत के अंदर भेजा, जिसे हम कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जानते हैं। इस कैबिनेट मिशन योजना के अंदर 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इस योजना के क्या थे? अध्यक्ष थे। जब ये योजना भारत के अंदर आती है, ये मिशन भारत के अंदर आता है, तो इस मिशन ने अपनी रूपरेखा बताई। क्यों आया था भारत के अंदर? तो रूपरेखा बताई। उसने कहा कि हम भारत के अंदर संविधान सभा का चुनाव कराएंगे। तो जुलाई 1946 के अंदर चुनाव होता है। तो उसकी रूपरेखा थी कि 389 सदस्य संविधान सभा के अंदर आएंगे, जिसमें से 296 सदस्य तो क्या आएंगे? ब्रिटिश प्रांतों से। ब्रिटिश प्रांतों की जो विधानसभा थी, ब्रिटिश प्रांतों की जो विधानसभा थी उस समय, वहां से आएंगे 296 प्लस 93 कहां से आएंगे? देसी रियासतों से, जिनको अपन रजवाड़े कहते हैं, देसी रियासतों से आएंगे। तो जो ब्रिटिश प्रांतों से जो आएंगे, लड़कर चुनाव जीत कर आएंगे, तो वो तो होंगे, निर्वाचित होंगे। और जो रजवाड़ों से आएंगे, देसी रियासतों से होंगे, वो राजा महाराजाओं से, प्रजामंडलों के द्वारा से क्या होंगे? मनोनीत होकर आएंगे। तो इस तरह से साथियों क्या होता है कि संविधान सभा का जो चुनाव होता है ना, वो निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही होता है। तो देखते हैं 6, 3, 9 और 9, 9, 18, 2, 1, 3, ये 389 का ये फार्मूला उन्होंने बनाया था। और संविधान सभा बनाने की बात की थी, संविधान सभा के चुनावों के बारे में बात की थी, इतने सदस्यों की बात की थी, लेकिन यह भी कहा था कि संविधान सभा के अंदर 14 मंत्री बनाए जाएंगे और 14 मंत्रियों के द्वारा होगा क्या कि संविधान का एक तरह से निर्माण किया जाएगा। यानी अब क्या होता है कि अब यहां पर जो 14 मंत्री की जो रूपरेखा बनाई गई थी, तो उसमें यह था कि 5 जो सदस्य रहेंगे वो कांग्रेस स्वर्ण जाति के हिंदू जो लोग रहेंगे, जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो रहेंगे। एक दलित वर्ग का रहेगा, एक ईसाई रहेगा, एक पारसी रहेगा, एक सिख रहेगा और 5 मुस्लिम संप्रदाय से रहेंगे। तो 5 और 5 10, 11, 12, 13, 14, तो ये टोटल 14 हो गए। 14 मंत्रियों की उन्होंने व्यवस्था की थी। अब यह व्यवस्था हो गई। जब भीमराव अंबेडकर ने इस व्यवस्था को सुना तो वो नाराज हो जाते हैं। इस योजना को उन्होंने, यानी कैबिनेट मिशन योजना को वो विरोध करते हैं, उन्होंने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि ये जो संविधान सभा बनेगी, इसके अंदर दलित वर्ग का कोई स्थान नहीं है। आप दलित वर्ग को एक सीट दे रहे हो,
सीट दे रहे हो, जब दलित वर्ग को एक सीट दे रहे हैं और यहां पर जब संविधान बनेगा तो संविधान को बनाने वाले लोग भी दलित वर्ग के लोगों को, जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, उन लोगों को आरक्षण की व्यवस्था नहीं करेंगे, ये मेरे को पता है। तो भीमराव अंबेडकर साहब ने इसका क्या किया, खुलकर विरोध किया। खुलकर क्या किया, विरोध किया। पहले तो जो दलित वर्ग के जो लोग थे उन्होंने भीमराव अंबेडकर साहब का विरोध किया कि आपकी उपस्थिति में कैबिनेट मिशन भारत के अंदर आया और आप क्या करते हो, आप कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं करते हैं और संविधान सभा के अंदर एक दलित वर्ग का नेता बनेगा, ये तो अन्याय है। तो मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का विरोध करने लगे। और जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये पता चला कि मेरा विरोध हो रहा है, ठीक है, और मैं किसका विरोध करूंगा, इसका कैबिनेट मिशन योजना का विरोध करूंगा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों का मसीहा बनकर, नेता बनकर, लीडर बनकर उन्होंने क्या किया, कैबिनेट मिशन योजना का क्या किया, बहिष्कार किया, उसका विरोध किया। तो पूना के अंदर कहते हैं कि पूना के अंदर जाकर इस कैबिनेट मिशन योजना का क्या किया, उन्होंने विरोध किया था 7 जुलाई 1946 के दिन। ये जरूर याद रखिए, 7 जुलाई 1946 के दिन क्या किया, उन्होंने विरोध चालू किया और पूरे बंबई के अंदर, पूरे बंबई तक ये विरोध विरोध प्रदर्शन हो रहा था। और जहां जहां पर कांग्रेस पार्टी के उस समय जो कार्यालय थे, उन कार्यालयों के सामने क्या किया, विरोध प्रदर्शन किया कि आप लोगों के कारण हमारे दलित वर्ग का यहां पर इस कैबिनेट मिशन योजना के अंदर जो योजना बनाई गई है, जो संविधान सभा बनेगी, उसके अंदर आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है, यहां पर एक ही दलित सदस्य रहेगा। तो इसका विरोध किया कांग्रेस के सामने। उन्होंने, अंबेडकर साहब ने साफ साफ कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा, कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण हमारे संविधान सभा के अंदर हमारा एक ही स्थान है, हमारा स्थान यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए। तो विरोध करने लगे और इस तरह से पूरे देश के अंदर जगह जगह पर क्या हुआ साथियों, कि विरोध हुआ, जगह जगह पर उनका विरोध हुआ कैबिनेट मिशन योजना का। पूरे भारत के अंदर विरोध होता है। विरोध, ये पूरा भारत है, पूरे भारत के अंदर कैबिनेट मिशन योजना का विरोध किया गया। लेकिन किसके द्वारा, उन अनुयायियों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा जो अंबेडकर साहब को नेता मानते थे, अपना नेता मानते थे, उन लोगों के द्वारा विरोध किया गया था। और कहते हैं कि जब ये विरोध किया गया था तो इसके अंदर 1150 लोग जेल गए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और 1150 के अंदर से 128 तो क्या थी, महिलाएं थी, ये भी जेल गई थी। और कांग्रेस नेता उस समय ये चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से इनको आरक्षण न मिले, यानी कि अंबेडकर साहब की बात यहां पर पूरी नहीं हो सके। कांग्रेस की यही नीति थी। तो साथियों, पूरे भारत के अंदर कैबिनेट मिशन योजना का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में क्या किया, विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि इसमें दलित वर्गों को किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं था। और जब इस कैबिनेट मिशन के सदस्यों के अंदर आरक्षण नहीं है तो इस सदस्यों के द्वारा जब जो संविधान बनाया जाएगा उसमें भी आरक्षण नहीं होगा। तो इस हिसाब से उन्होंने क्या किया, विरोध किया। बंबई में किया, महाराष्ट्र में किया, सब जगह पूरे भारत के अंदर किया। और बंबई वाले इलाके के अंदर इनका साथ देने वाले इनके जो बड़े लीडर थे, दादा साहब गायकवाड़ थे, बाबू साहेब था और राजभोज, ये 3 व्यक्ति हैं जिनके द्वारा मतलब ये आंदोलन, इस कैबिनेट मिशन योजना का क्या किया, विरोध किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व के अंदर। इधर विरोध हो रहा है, उधर से कैबिनेट मिशन योजना ने जो योजना बना रखी थी संविधान सभा के लिए, उस योजना के हिसाब से चुनाव आने की तारीख हो गई। ठीक, इधर विरोध हो रहा है, उधर चुनाव हो रहे हैं। अब क्या होता है कि जुलाई 1946 के अंदर चुनाव होना था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
कैबिनेट मिशन योजना का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इधर चुनाव हो रहा है तो कांग्रेस के जो बड़े बड़े जो लीडर थे, मैं कहना नहीं चाहूंगा, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने भारत के देशी रियासतों का लगभग 545 रियासतें थी, उनको भारत में एक करने का उन्होंने प्रयास किया, इसीलिए उनको अपन लोहे पुरुष के नाम से जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब संविधान सभा के अंदर डॉक्टर अंबेडकर जी के चुनाव जीतने की बात थी तो उन्होंने उसको नेगेटिव कर दिया। उनका मानना था, उनका कहना था, उनकी अंतरात्मा ये कह रही थी कि संविधान सभा के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी चुनाव जीतकर नहीं आए, अगर वो चुनाव जीतकर नहीं आएंगे तो ये हमारे भारत के लिए अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, जुलाई 1946 के अंदर चुनाव पर्चे भर गए, नामांकन हो गया, सब खड़े हो गए अपने अपने पार्टियों से, और हमारे अंबेडकर साहब जी दलित फेडरेशन संघ से चुनाव लड़ा। सबसे पहले जब दिल्ली के अंदर जो संविधान सभा बनी थी तो उस संविधान सभा में जाने के लिए बॉम्बे सीट से डॉक्टर अंबेडकर साहब ने चुनाव का पर्चा भरा था, लेकिन ये यहां पर हार जाते हैं और संविधान सभा के अंदर साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं पहुंचते हैं। क्यों नहीं पहुंचा, उसके पीछे भी एक रणनीति थी। इतिहास कहता है कि उस समय बड़ा जो लीडर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, बॉम्बे के प्रधानमंत्री का नाम था आपका बीजी खेर। बॉम्बे के प्रधानमंत्री बीजी खेर को कहते हैं, ये रणनीति बनाते हैं, गुप्त रहती है, ये रणनीति बनाते हैं बीजी खेर, बॉम्बे के प्रधानमंत्री बीजी खेर। क्या मैं सही बोल रहा हूं? उस समय 1946 में प्रधानमंत्री, जी हां, उस समय रियासतों के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो उस बीजी खेर, बॉम्बे के प्रधानमंत्री बीजी खेर से कहते हैं कि संविधान सभा के अंदर बॉम्बे की सीट से अंबेडकर साहब जीतने नहीं चाहिए। जब इतना बड़ा लीडर कह रहा है एक प्रधानमंत्री को, तो क्या उस प्रधानमंत्री के एरिया से क्या अब अंबेडकर साहब जीत सकते हैं क्या? नहीं जीतेंगे। पूरी जनता को डरा दिया कि आप अंबेडकर साहब जी को वोट देना ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर कहते हैं कि जयकर साहब फिर यहां से चुनाव जीत कर जाते हैं। जयकर साहब, एम.आर. जयकर साहब यहां से चुनाव जीतकर जाते हैं। फिर यहां से एम.आर. जयकर जी यहां पर अंबेडकर साहब को चुनाव हराकर एम.आर. जयकर साहब संविधान सभा के अंदर पहुंचते हैं। ठीक है, इधर से लोगों का दबाव हो गया कि भीमराव अंबेडकर जी आप संविधान सभा के अंदर जाओ, कैसे भी चुनाव लड़के जाओ, मतलब ये मांग उठने लगी। और अंबेडकर साहब को यह पता था कि यदि मैं संविधान सभा के अंदर नहीं जाऊंगा तो जिस देश के अंदर आज दलितों के साथ जो अव्यवहार हो रहा है, जो छुआछूत हो रहा है, जो इन लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से जो अधिकार नहीं दिए गए हैं वो कभी नहीं मिलेंगे इस देश के अंदर। मुझे संविधान सभा के अंदर जाना चाहिए। तो होता क्या है कि वो फिर उस समय बंगाल की सीट में चुनाव बाद में होना था, यहां पर चुनाव पहले हो गया तो यहां से वो हार जाते हैं। फिर यहां पर चुनाव लड़ते हैं। बंबई सीट से हारने के बाद में बंगाल वाली जो सीटें थी संविधान सभा के लिए जो बनाई गई थी, वहां पे चुनाव होना था तुरंत बाद में। जुलाई 1946 के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है। अब यहां से बॉम्बे सीट से चुनाव हार गए, संविधान सभा के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहुंचे नहीं। लोगों का दबाव हो गया कि अंबेडकर साहब आपको संविधान सभा के अंदर जाना है, नहीं जाओगे तो दलितों को कुछ नहीं मिलेगा। टेंशन सताए जा रही थी। अब बंगाल के अंदर चुनाव के पर्चे भरे जा रहे थे, तो बंगाल के अंदर ये एक लीडर है, आप नाम सुना होगा, जोगेंद्र नाथ मंडल। इस व्यक्ति ने
डॉक्टर अंबेडकर साहब को बंगाल के सीट से चुनाव के बारे में कहा कि आप यहाँ से चुनाव लड़े और आपका हम पूरा सपोर्ट करेंगे। तो कहते हैं यहाँ पे पर्चा भरा और जोगेंद्र नाथ के नेतृत्व के अंदर बुद्ध सिंह, करपाल सिंह, बच्चू सिंह, इन लोगों के प्रयासों के द्वारा बाबा साहब अंबेडकर जी संविधान सभा के लिए यहां से निर्वाचित होते हैं, चुनाव जीतते। यहां पर न केवल दलितों ने बाबा अंबेडकर साहब जी को वोट दिया, बाकी जो स्वर्ण जाति थी, जो बंगाल वाली जो स्वर्ण जाति थी, उन्होंने भी बाबा साहब को अंबेडकर दिया। दलितों ने नहीं, स्वर्ण जाति ने ही नहीं, मुस्लिम लीग और मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे वोट देते हैं। उनका मानना था कि ऐसे बड़ा जो लीडर है, जो सभी लोगों को राजनीतिक, आर्थिक और ये अधिकार दिलाना चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति संविधान सभा के अंदर जाना चाहिए। तो यहाँ से वो चुनाव जीतते हैं। अब यहां से चुनाव जीतने के बाद में यहां चले जाते हैं संविधान सभा के अंदर, और सभा के अंदर जब संविधान बनाने की बात की गई थी, जब वहां पर दलितों के और पिछड़ी हुई जातियों को आरक्षण की बात करने लग गए वहां पर, तभी सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो बड़े बड़े जो लीडर थे कांग्रेस के, उन्होंने सोचा कि ब्रिटेन की जो सरकार है वो भारत का विभाजन करेगी, और क्यों न हम अंबेडकर साहब जिस चुनाव क्षेत्र से, बंगाल सीट से आए हैं, उस सीट को जब विभाजन होगा तो उस पाकिस्तान को दे देते हैं। यानी कि जिसको अपन आज पूरी बांग्लादेश कहते हैं, वो पूरी पाकिस्तान को दे देते हैं, ताकि ये जो सीट है वो पाकिस्तान की संविधान सभा की हो जाए। ऐसी कांग्रेस के बड़े बड़े लोगों की वो थी, सोच थी। वहां पर कहा गया, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो वहां कहा गया था कि जहां पर 50% जो आबादी है, मुस्लिम संप्रदाय की आबादी है, उस क्षेत्र को इधर से किसको दिया जाए, पाक को दे दिया जाए। अब ये जो क्षेत्र है, उस समय कहते हैं कि जब विभाजन हुआ था तो कई क्षेत्र इधर उधर हुए थे, जैसे कि मैं लिखूं आपको, बंगाल भी था, बंगाल, पंजाब, पश्चिम सीमा प्रांत, पश्चिम सीमा प्रांत, और असम का सिलहट, ये ऐसे क्षेत्र है जो कि पाक के अंदर चले जाते हैं। तो बंगाल वाले जो सीट थी, जो जहां से अंबेडकर जी जीत के आए थे, और उस सीट का क्या नाम था, जैसूर खुलना। ये जरूर याद रखें, जैसूर खुलना से, बंगाल में जैसूर खुलना से उस सीट से चुनाव जीत के आते हैं। लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर जो थे, उनकी रणनीति के कारण ये सीट जब विभाजन हुआ था 14 अगस्त 1947 के दिन जब विभाजन हुआ था, और 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा भारत आज़ाद होता है, तो 14 अगस्त के दिन, रात के दिन, उसी दिन ये जो बंगाल वाला एरिया है जहाँ से डॉक्टर अंबेडकर साहब चुनाव जीत के आए थे, वो सीट पाकिस्तान में चली जाती है। जब पाकिस्तान में चली जाती है तो क्या होता है कि जो सीटें टूटी गई थी और पाक के अंदर चली गई थी, वो सब लोग पाकिस्तान में चले जाते हैं। अंबेडकर साहब ने कहा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं पाकिस्तान संविधान सभा का सदस्य नहीं बनना चाहता हूं, मैं भारत के अंदर ही रहूंगा और भारत के अंदर ही मैं रहूंगा, वहीं से चुनाव जीतूंगा, आप कोई मेरी व्यवस्था करो, नहीं तो मैं दोबारा से जिस तरह से कैबिनेट मिशन का मैं विरोध कर रहा था, वैसे मैं विरोध करने लग जाऊंगा। फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने कहा कि ये तो पाकिस्तान में जाना ही नहीं चाहते हैं, ये तो सीट टूटने के बाद में भी ये तो भारत में ही रहना चाहते हैं, और ये बड़ा लीडर था अंबेडकर साहब जी।
तो अंबेडकर साहब ब्रिटेन जाकर उनसे मिलते हैं लॉर्ड एटली से, और लॉर्ड एटली ने फिर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से बात करते हैं और नेहरू जी को ये कहते हैं या तो जो सीट टूटी है जो पाक के अंदर गई है, पूरी पाकिस्तान में है, उस सीट को भारत के अंदर रखी जाए या तो जोड़ लो, और यदि आपने तोड़ दी है और पाक के अंदर चली गई है तो आप किसी दूसरी अन्य सीट से अंबेडकर साहब को संविधान सभा के अंदर चुनाव लड़ाकर लेके आओ दोबारा से। अब क्या होता है, अब ये पता लगा लोगों को, जो कांग्रेस के जो बड़े बड़े जो लीडर थे उन्होंने उनका जो विरोध कर रहे थे उस समय कि संविधान सभा के अंदर अंबेडकर साहब न पहुंचे, नहीं आना चाहिए। अब वही लोग ये कहते हैं कि संविधान सभा के लिए, संविधान सभा के अंदर यदि कोई संविधान बनाने वाला कोई लीडर है तो वो केवल एकमात्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, बाबा साहब है। इनका चुनाव जीतना जरूरी है, ये चुनाव नहीं जीतेंगे तो हमारा संविधान नहीं बन पाएगा। और ध्यान दो, जब बॉम्बे सीट से चुनाव जीतने की बात की जा रही थी और उसके बाद वहां से हार जाते हैं और बाद में बंगाल से उन्होंने पर्चा भरा अंबेडकर साहब ने, तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने क्या कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के लिए संविधान सभा का दरवाजा तो बहुत दूर है, दरवाजा तो बंद तो है ही है, दरवाजा तो बहुत दूर है, संविधान सभा की खिड़कियां झरोखे भी अंबेडकर साहब के लिए बंद रहेगी। मतलब इस तरह की उन्होंने एक नहीं करना चाहिए थे इतने बड़े लीडर को। बाद में तो हालांकि उन्होंने मान गए थे। अब नेहरू जी को लॉर्ड एटली कहते हैं कि आप इनको या तो वो सीट वापिस बहाल कर दे, वो संविधान सभा में यहाँ पे बने रहेंगे, और अगर बहाल नहीं होते हैं तो इनको दोबारा से किसी अन्य सीट को खाली करवाकर संविधान सभा के अंदर चुनाव लड़वा के लेके आओ। तो अब क्या कहते हैं कि अब सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह आभास हुआ कि संविधान सभा के अंदर अंबेडकर साहब आना चाहिए और इन्हीं के कर कमलों से भारत का संविधान लिखा जाएगा, क्योंकि उस समय कोई संविधान को बनाने वाला कोई विशेषज्ञ नहीं था और उस विशेषज्ञों को तलाश कर रहे थे उस हीरे को, क्योंकि जौहरी ही हीरे की तलाश करते हैं। तो अब तलाश की जा रही थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पता लग गया कि हीरा कौन है, जवाहरलाल नेहरू को पता लग गया कि हीरा कौन है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को पता लग गया कि हीरा कौन है। हीरा तो एकमात्र डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर जी है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रातों रात एक पत्र लिखा बॉम्बे के प्रधानमंत्री बीजी खेर को पत्र लिखते हैं कि बीजी खेर साहब, जिस प्रकार से आपने पहले कांग्रेस की रणनीति के कारण हराया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को, लेकिन आप किसी भी तरीके से अब की बार इनको जिताना है, ठीक है, जिता देंगे। तो इस तरह से नेहरू जी का भी वहां पे फोन जाता है। उसके बाद में तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि उनकी आलोचना करते थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि आए, वो भी फोन करके कह रहे हैं कि बीजी खेर साहब, बॉम्बे के प्रधानमंत्री साहब, आप किसी भी तरह से अंबेडकर साहब को दोबारा से संविधान सभा के अंदर लेके आओ, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। अब तो कहते हैं ठीक है भाई, तो कहते हैं कि अंबेडकर साहब ने यहां से पर्चा भरा। अब वो तो सीट भरी हुई थी ना, ये वाली सीट तो भरी हुई थी, बॉम्बे वाली। तो बॉम्बे में चुनाव जीत के कौन गया? जयकर साहब, बॉम्बे से चुनाव जीता था जयकर साहब। तो जयकर साहब की जो सीट थी उस सीट को खाली करवाते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बीजी खरे इसको कहते हैं जयकर साहब को कि आप इस्तीफा दे दीजिए, आप त्याग पत्र दे दीजिए इस सीट का। तो इनके इस्तीफे से बॉम्बे वाली सीट क्या हो जाती, खाली हो जाती है। यहां से अंबेडकर साहब चुनाव जीतते हैं दोबारा से और वो संविधान सभा के अंदर जाते हैं। और जैसे ही वो संविधान सभा के अंदर जाते हैं, वहां पर उन्होंने वहां के लीडर, कांग्रेस लीडरों ने 29 अगस्त 1947 के दिन एक प्रारूप समिति की स्थापना की थी। प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति को हम क्या कहते हैं?
पांडुलेखन समिति, क्या कहते हैं, पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रारूप समिति यानी कि पांडुलेखन समिति की स्थापना की थी। इसमें 7 सदस्य थे और इस समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी को बनाया। और उसके बाद में उन्होंने भारत कई जगह के संविधानों को देख देख कर भारत का संविधान लिखा। भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कर कमलों से लिखा हुआ है, इसलिए भारत के संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहते हैं। यहाँ अंबेडकर जी ने जो बचपन से जो पढ़ने के समय तक और संविधान सभा तक उन्होंने जो अपने विचार दिमाग में ले रखा था, उन विचारों को उन्होंने यहाँ पर मूर्त रूप दिया। उन्होंने कहा था कि मैं संविधान बनाने जा रहा हूँ, लेकिन दलितों के लिए और जो सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उनके लिए मैं 10 वर्ष तक यहाँ पर मतलब आरक्षण की व्यवस्था करके जाऊंगा, ताकि उनकी भी आर्थिक रूप से स्थिति सही हो सके। तो कहते हैं कि उन्होंने संविधान लिखते समय इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। और बाबा साहब के द्वारा जो संविधान लिखा गया था, तो उसके बारे में कहा जाता है कि ये जो संविधान है, पहली जो बैठक हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 से लेकर फिर 26 नवंबर 1949 तक का जो समय है, ये लगा था 2 वर्ष 11 माह है और 18 दिन का समय। 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1946 के दिन तक का समय होता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यानी कि इतने दिन के अंदर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अंदर हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। और जब 26 नवंबर 1949 के दिन ही हमारे क्या हुआ कि यहाँ पर 16 अनुच्छेद क्या हो गए थे, लागू हुए थे। कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? 16 अनुच्छेद लागू होते हैं, आंशिक रूप से लागू होता है ये हमारा 26 नवंबर 1949 के दिन। और उसके बाद में 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, इस दिन हमारा देश क्या बना था? गणराज्य बना था। एक बात और बताऊं कि 26 जनवरी को ही संविधान को लागू करने की बात क्यों की गई? क्योंकि इस दिन 26 जनवरी 1930 के दिन एक बार हमने अंग्रेजों के शासनकाल में रावी नदी के तट पर लाहौर के अंदर 26 जनवरी 1930 के दिन एक बार हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और इसी 26 जनवरी को याद रखने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया? 26 जनवरी के दिन ही हमारा संविधान को हमने लागू किया है। तो ये है साथियों कि किस परिस्थितियों के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के अंदर पहुंचते हैं और अपने समुदाय के लिए और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से जो पिछड़े हुए उन लोगों के लिए किस तरह से उन्होंने मेहनत करके संविधान में उनके लिए स्थान दिलाया। साथियों नमस्कार साथियों, धन्यवाद।